से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसको हम 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे। और आज हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसका पहला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए देखते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह एक नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है? पूर्णिमा के दिन हमें पूरा चांद दिखता है और आसमान बहुत साफ साफ रहता है, बहुत उजाला रहता है, जिसको हम कहते हैं ना उजाले वाली रात। तो पूर्णिमा की रात बहुत अच्छी लगती है, मतलब उस दिन हमको पूरा चांद दिखाई देता है। लेकिन 15 दिन के बाद हम इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह नए चंद्रमा की रात होती है और अमावस्या होती है। ठीक है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रात के समय जो हमको छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं वो दिन में गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश तो बहुत तेज़ है, तो उसके आगे वो हमको नहीं दिखाई देते हैं, ये रीज़न रहता है। और वो दिन रात दोनों चमकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं आसमान में, सूर्य, चंद्रमा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है और वे गर्म होते हैं तथा वह गैसों के बने होते हैं, और इनके पास अपनी एनर्जी होती है, अपनी ऊष्मा होती है तथा अपना प्रकाश होता है, और जिसे वे बड़ी मात्रा में रिलीज़ करते हैं, बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और हमारा सूर्य क्या है? हमारा सूर्य भी एक तारा है। तो देखिए, अब तारे की परिभाषा क्या हो गई? ठीक है, कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, और ये क्या है? गैसों के बने होते हैं। जो तारे होंगे वो आकार में बड़े होंगे तथा गर्म होंगे, और ये जो तारे होते हैं वो गैसों से निर्मित होते हैं। ठीक है, गैसों के बने होते हैं, और इनके पास क्या होता है? अपनी स्वयं की ऊष्मा होती है और अपना स्वयं का प्रकाश होता है, और जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। और हमारा सूर्य क्या है? हमारा सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। तो हमारे सबसे नज़दीक का तारा क्या है? हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा जो है वो सूर्य है, इसलिए हम उससे प्रकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन और जो तारे हमको छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, उनके प्रकाश या ऊष्मा को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, और इसलिए और छोटे भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, वो सूर्य से छोटे नहीं हैं, लेकिन हमको इसलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूरी पर स्थित होते हैं।
आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, रात में जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमको तारों की बहुत सारी आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, कुछ तारे इकट्ठे होते हैं ऐसे छोटे छोटे, ऐसे बहुत सारी आकृतियाँ हमको दिखाई देती हैं। और ये क्या होती हैं? ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, ये जो आकृतियाँ होती हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और एक नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि का मतलब क्या है? 7 तारों का एक समूह, जो हमको बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है। और सप्तऋषि क्या है? यह 7 तारों का समूह है। और ये नक्षत्र मंडल किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग है। देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो अब बहुत पहले जब लोग समुद्री यात्राएं वगैरह करते थे, आपने बहुत सारी कहानियां भी सुनी होंगी, तो वो क्या करते थे, जो रात्रि में दिशा का निर्धारण है वो तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। ठीक है, तो जो उत्तरी तारा होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तरी दिशा को बताता था। और इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। और यह क्या होता है? हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जो ध्रुव तारा है हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए हम एक काल्पनिक रेखा खींचें और उससे आगे की ओर बढ़ाएं तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। अब देखिए, ध्रुव तारे को पहचानने का एक तरीका। ठीक है, ये देखिए, ये सप्तऋषि तारा है, इसमें 7 तारे हैं। ये सप्तऋषि तारा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों का समूह होता है। तो ये क्या है? सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है। इसमें 7 तारे होते हैं। इसको ये देखिए, ये एक ऐसी आकृति बनी हुई है ना, लेकिन अगर हम ऐसे ये इन 2 तारों को ले लें, ये एक संकेतक का काम करेंगे। और इनको हम अगर आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये ध्रुव तारा की ओर इंगित करता है। इसलिए हम सप्तऋषि की पहचान भी बहुत आसानी से कर पाते हैं और इसकी सहायता से हम ध्रुव तारों को भी पहचान पाते हैं। अब देखिए, जैसे क्या था अभी तक, कुछ खगोलीय पिंड थे जिनके पास अपनी स्वयं का प्रकाश होता था, स्वयं की ऊष्मा होती थी, और वो गैसों के बने होते थे और वो साइज़ में बहुत बड़े होते थे। तो उनको हम क्या कहते थे? उनको हम तारा कहते थे। ठीक है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं उसमें अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है, और वो क्या कहते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण, हमारी पृथ्वी के पास भी अपना अपना प्रकाश तो है नहीं। वो किसके प्रकाश से? वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो सूर्य एक तारा हो गया जिसके पास अपना प्रकाश है, और हमारी पृथ्वी एक ग्रह हो गई। ठीक है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। ग्रह जिसे हम अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, और ये प्लैनेट जो है वो ग्रीक भाषा के पैलेंटाई शब्द से बना है। ठीक है, और पैलेंटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, यानी चारों ओर चक्कर लगाने वाला। और हमारी अर्थ जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? एक प्लैनेट है। ठीक है, और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, तो देखिए, जो ग्रह है जिसे हम अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं वो ग्रीक भाषा के पैलेंटाई शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, और पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह क्या है? एक ग्रह है, और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। और सूर्य क्या है? हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, तो उसी से प्राप्त करेगी ना। और पृथ्वी को अगर हम बहुत दूरी से देखते हैं, जैसे चंद्रमा से देखने पर, तो यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है।
अब इसको देखते हैं। ये देखिए जो सूर्य है वो केंद्र में है, ठीक है। ये हमारा सौर मंडल है, ठीक है। तो ये जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। और सूर्य के बाद फिर बुध, सबसे पहला जो ग्रह है वो बुध होता है, मरकरी होता है। और बुध के बाद शुक्र होता है, ठीक है। बुध के बाद शुक्र होता है और शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद पृथ्वी, ठीक है। जो चौथे नंबर पर हमारी अर्थ आती है। सॉरी, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, और फिर पृथ्वी, और फिर मंगल, ठीक है। और फिर क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। उसके बाद बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, और फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो देखते हैं सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है सूर्य से। तो सबसे नज़दीक का ग्रह जो है वो बुध है। बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद मंगल है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको एक क्षुद्र ग्रह पट्टी दिख रही होगी, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी ये जुपिटर और मार्स के बीच में पाई जाती है, यानी कि बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी क्या होती है? ऐसा माना जाता है कि ये ग्रहों के ही भाग थे बहुत पहले, ठीक है। और बाद में ये बहुत पहले कोई विस्फोट हुआ होगा और ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, और ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह पट्टी में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब इधर देख लीजिएगा, ये अक्ष पर घूमने उमने का जो टाइम है वो दिया हुआ, उसको पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है वो क्या है? एक उपग्रह है, और यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब देखिए, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है, और यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जो ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह हैं वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और हमारी पृथ्वी के समान ही हमारे सौरमंडल में और कितने ग्रह हैं? 7 ग्रह हैं, मतलब टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है। और ये 8 ग्रहों को ग्रह हैं तो उनके पास अपनी स्वयं के प्रकाश और स्वयं का ऊष्मा तो होगा नहीं, तो वो किससे? अपने सबसे नज़दीक के तारे जो कि सूर्य है उसी से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। अब आइए सौरमंडल के बारे में देखते हैं। सौरमंडल जो है वो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ठीक है, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे सौर परिवार का नाम भी देते हैं, और जिसका मुखिया सूर्य है। तो मुखिया सूर्य कैसे हुआ? वो केंद्र में स्थित है, और उसके ऊष्मा और प्रकाश से जो सभी और जो ग्रह हैं उनको ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होती है। अब देखिए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, ठीक है। तो तारा है तो तारों का साइज़ बड़ा होता ही है, ठीक है। और ये गैसों के बने होते, तो सूर्य जो है वो बहुत गर्म गैसों से बना है, और इसका जो खिंचाव बल होता है इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। और जो सूर्य है वो सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का बस एकमात्र स्रोत है, एकमात्र साधन सूर्य है पूरे सौर मंडल में प्रकाश और ऊष्मा के लिए, ठीक है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज़ ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। इसमें सूर्य इतना गर्म है लेकिन हम इसकी बहुत अधिक तेज़ ऊष्मा को नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है, और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह हमसे सबसे नज़दीक का तारा है, तो सबसे नज़दीक का तारा होते हुए भी ये हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉमी होती है, एस्ट्रोनॉमी में कोई भी समय या कुछ भी ऐसा नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत कम होते हुए बहुत ज़्यादा होता है। अब ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, और अगर सूर्य से दूरी के अनुसार उनको देखें तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल,
फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है। सौर मंडल के ये जो 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर, मतलब एक निश्चित ऑर्बिट पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और इनके जो ऑर्बिट होते हैं या रास्ते होते हैं जिन पर ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं और ये कक्षा यानी कि ऑर्बिट कहलाते हैं। क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है। तो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे मात्र 88 दिन लगते हैं। और हमारी पृथ्वी को कितना दिन लगते हैं? 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। और बुध क्योंकि सबसे नज़दीक है सूर्य के तो उसको केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है। क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। और जो शुक्र है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि जो इसका आकार और आकृति है वो लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक हम लोग सुनते थे कि 9 ग्रह है ना, जिसमें एक प्लूटो था। ठीक है। तो अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 यूवी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। अब देखिए, जो ग्रह होते हैं उनका जो ऑर्बिट होता है वो तो निश्चित होता है ना, वो एक निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन प्लूटो को इसलिए ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया क्योंकि इसका एक कोई निश्चित ऑर्बिट नहीं था। ठीक है। ये अपनी ऑर्बिट से भटक जाया करता था। देखते हैं पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे ग्रह है। तो देखिए, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और जो पृथ्वी है ये अपने ध्रुव के पास चपटी हुई है। ठीक है। और यही कारण है कि इसके आकार को हम क्या कहते हैं? भू आव कहा जाता है, जियोइड कहा जाता है। ठीक है। और भू आव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। तो जैसे पृथ्वी किसी और के आकार की तरह नहीं है, पृथ्वी का स्वयं का शेप है, उसका स्वयं का आकार है और जिसको जियोइड कहते हैं यानी कि भू-आव कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ध्रुव पर चपटी हुई है। तो ऐसा नहीं पृथ्वी गोल है अंडे की तरह, पृथ्वी का अपना स्वयं का एक आकार है और जिसको हम जियोइड यानी कि भू-आव कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। संभवतः, ठीक है, ऐसा कन्फर्म नहीं है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। और जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ये हमको नीले रंग की दिखाई देती है। और नीला रंग की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसकी जो 2/3 सतह है वो पानी से ढकी हुई है और इसलिए हम उसको नीला ग्रह भी कहते हैं। अब चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक है। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं, भी आगे आपको बताएंगे। एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। तो जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा। और जो इसका व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है। इसका व्यास मतलब पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह हमसे इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। और यह हमसे कितने दूरी पर स्थित है? तो चंद्रमा है वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो सूर्य हमसे कितनी दूरी पर था? सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब देखिए, हमको पता है
जैसे जो सारे जो ग्रह हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन इसके साथ साथ ही वो अपनी कक्षा में भी घूमती रहती है, ठीक है। जिससे दिन रात होता है, वो अपनी अक्ष पर एक बार में वो 24 घंटे में घूमती है। और जो चंद्रमा है वो भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और वो अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है। तो दोनों में इसका जो दोनों है उसमें सेम टाइम यानी कि 27 दिन का समय लगता है। इतने दिनों में एक पृथ्वी का भी एक चक्कर लगा लेता है और अपने अक्ष पर भी घूम लेता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें पृथ्वी से अगर हम देखें तो हमको चंद्रमा का केवल एक पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। और जो चंद्रमा की परिस्थितियां हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है और इसकी सतह पर पर्वत, मैदान तथा गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। तो पहले हम लोग जो चंद्रमा पर वो धब्बे दिखते थे उसके बारे में बहुत कहानियाँ बनाते थे ना, बहुत कहानियाँ सुनते भी थे कि वहाँ पे एक बूढ़ी दादी है, ऐसा वैसा ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो छाया बनती है वो चंद्रमा पर बहुत सारे गड्ढे हैं, ठीक है, पर्वत है, मैदान है, वो उन्हीं की छाया बनती है जो हमको पूर्णिमा के दिन जब पूरा चांद हमको दिखाई देता है उसी दिन देख सकते हैं हम। अब देखें क्षुद्र ग्रह। अब सबसे पहले आपको याद दिलाते हैं, जो क्षुद्र ग्रह पट्टी थी ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती थी, ठीक है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो और इन पिंडों को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह थे वो ग्रह के ही पार्ट थे जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब देखते हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। तो ये चक्कर लगाते लगाते उल्का पिंड कभी कभी हमारे अर्थ के बहुत पास आ जाते हैं, जिससे जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ये इनको अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं तो वायुमंडल के साथ जब इनका घर्षण होता है, ठीक है, तो उससे क्या, जब घर्षण होगा तो एनर्जी रिलीज होती है, सबको पता है, ठीक है। तो इनका वायुमंडल में इनका घर्षण होगा वायु के साथ, ठीक है। और घर्षण होने के साथ ये गर्म होकर जल जाते हैं, तो ये जलने लगते हैं और जिससे क्या है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी ये पूरे नहीं जले होते हैं, मतलब पूरी तरह जले बिना जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं और ये धरातल पर गड्ढे वगैरह बना देते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना टूटा तारा, वो टूटा तारा नहीं होता है, वो एक्चुअल में उल्का पिंड होता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। तारों का समूह तो हम देखते ही हैं खुले आसमान में, ठीक है। और यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब देखते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तारों का अगर हम समूह ले लें, ठीक है,
अगर हम ऐसे छोटे छोटे तारों का समूह, ऐसे छोटे छोटे तारे हम आसमान में देखते हैं ना, तो ये क्या है? तो बहुत सारे तारे मिलकर क्या करते हैं? आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। और आकाश गंगा में हजारों करोड़ों लाखों तारे होते हैं, ठीक है, इनमें अनगिनत तारे होते हैं। तो इससे क्या होता है? आकाश गंगा बनती है, ठीक है। और अगर हम ऐसी बहुत सारी आकाश गंगा को ले लें, मान लीजिए इसमें ढेर सारी आकाश गंगा है, बहुत सारी आकाश गंगा मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे। तो और देखिए, जो हमारा सौर मंडल है वो किस आकाश गंगा में स्थित है? मिल्की वे। जो हमारी आकाश गंगा का नाम है वो मिल्की वे है, ठीक है। और इसमें ऐसे कई सारे सौर मंडल होंगे, कई सारे सूर्य होंगे, ठीक है, कई सारे तारे होंगे। तो कई सारे तारे बनकर क्या करते हैं? आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड की विशालता के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहले पृथ्वी, जो एक ग्रह उपग्रह ये सब मिलकर, फिर ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे सौर मंडल, बहुत सारे तारे, ऐसी चीज़ें मिलकर आकाश गंगा का निर्माण करेंगी। और बहुत सारी जब आकाश गंगा मिलेंगी तो ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को, क्योंकि जो शुक्र है उसका जो मतलब साइज वगैरह है, वो आकृति और आकार है वो पृथ्वी के समान है, तो इसलिए उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। सूर्य से सबसे नज़दीक का तारा कौन है? तो सूर्य का जो सबसे नज़दीक तारा है वो कौन सा है? बुध है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ध्रुव तारे के से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारा क्या होता है? उत्तर में निकलता है, तो उत्तर दिशा ज्ञान होता है। और क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कुछ ये देखिए, उपग्रह जो एक मतलब प्राकृतिक तो होते ही हैं, मानव निर्मित भी होते हैं, ठीक है। और जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, इन वैज्ञानिकों के द्वारा इनको बनाया जाता है। और जो इनका यूज़ है वो कहाँ किया जाता है? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है और संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और जो अर्थ का जो ऑर्बिट है उसमें स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। सबसे पहले चांद पर किसने कदम रखा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था। और कब? 20 जुलाई 1969 को। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। चैप्टर ख़त्म होता है।